नमस्कार। आज हम कोलोसल बायोसाइंसेज और ये जो डरावने भेड़िए हैं डायर वुल्व्स, उन पर उनके काम को लेकर जो स्रोत मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये स्रोत है भेड़िया विलुप्तीकरण, विज्ञान, नैतिकता और जोखिम हम्म, पर आधारित। हाँ। और ये डरावने भेड़िए मतलब एरियोकॉन डीरस, ये कोई ऐसे वैसे जीव नहीं थे। हिम युग के आप कह सकते हैं टॉप शिकारी थे। बिल्कुल, आज के ग्रे वुल्फ से काफी भारी, मजबूत और करीब 12,500 साल पहले विलुप्त हो गए। अब देखिए, जैसे ही कोलोसल का नाम आता है, कई लोगों के दिमाग में शायद जुरासिक पार्क घूमने लगता है। हाँ, ये होता है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। ये सिंथेटिक बायोलॉजी का केस है और इससे ना कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, विज्ञान पर भी, नैतिकता पर भी। सही बात है। तो कोलोसल ने आखिर किया क्या है और क्या हम इसे सच में वे विलुप्तीकरण कह सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। और पहली बात जो साफ करनी जरूरी है, जैसा स्रोतों में भी है, कि ये कोई रेजरेक्शन नहीं है। मतलब किसी मरे हुए जीव को वापस जिंदा नहीं किया जा रहा। हाँ, इसे एक आनुवांशिक प्रॉक्सी कहना शायद ज्यादा सही है ना? जी, प्रॉक्सी यानी एक तरह की नकल या प्रतिनिधि। हम विलुप्त प्रजाति को वापस नहीं ला रहे, बल्कि एक मौजूदा प्रजाति जैसे ग्रे वुल्फ, उसके डीएनए में थोड़े बदलाव कर रहे हैं। उसे उस विलुप्त प्रजाति जैसा बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये प्रक्रिया काफी जटिल थी, जैसा स्रोतों में बताया गया है। पहले तो उन्होंने वो पुराने जीवाश्मों से डीएनए निकाला। हाँ, डरावने भेड़ियों के। कुछ तो 13,000 साल पुराने, कुछ करीब 72,000 साल। इतने पुराने? और इससे पूरा जीनोम तो नहीं, पर एक आंशिक जीनोम बनाया। और फोकस उन जीन्स पर था जो शायद उनके बड़े साइज या हड्डियों की मजबूती, फर, इन सब लक्षणों से जुड़े हों। और फिर आती है क्रिस्पर कैस9 तकनीक। ये एक तरह की, समझ लीजिए, जेनेटिक कैंची है। हाँ, सुना है इसके बारे में, डीएनए एडिटिंग के लिए। जी, बहुत सटीक तरीके से डीएनए को काटती है, बदलती है। तो शोधकर्ताओं ने करीब 20 जीन चुने जो उन्हें लगा कि डरावने भेड़िए वाले लक्षणों से जुड़े हैं, और उन्हें ग्रे वुल्फ के जीनोम में एडिट कर दिया। सिर्फ 20 चेन? अच्छा, और फिर? अगला कदम और भी पेचीदा था। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यानी SCNT। ओके। इसमें क्या करते हैं कि एक घरेलू कुत्ते के अंडे की कोशिका लेते हैं, उसका न्यूक्लियस निकाल देते हैं और उसकी जगह ये एडिट किया हुआ न्यूक्लियस डाल देते हैं। मतलब ये क्लोनिंग जैसा कुछ हुआ? हाँ, बेसिकली ये क्लोनिंग की ही एक तकनीक है। फिर इस बदले हुए अंडे को एक सरोगेट मां यानी एक घरेलू कुतिया में इम्प्लांट कर दिया गया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा? 3 पिल्ले पैदा हुए, नाम भी रखे गए, रोम्यूलस, रेमस और खलेसी। ओह, लेकिन ये पिल्ले फिर हैं क्या? मतलब जेनेटिकली? यही सबसे जरूरी बात है। इन पिल्लों का डीएनए उन 20 बदली हुई जगहों को छोड़कर 100% ग्रे वुल्फ का ही है। तो ये असल में जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ हैं, जिन्हें डरावने भेड़िए जैसा दिखने और शायद बाद में वैसा बर्ताव करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, ये असली डरावने भेड़िए नहीं हैं, सिंथेटिक हाइब्रिड हैं। तो ये जो वैज्ञानिक सीमाएं हैं, ये तो काफी बड़ी लगती हैं। मतलब एक भेड़िए के जीनोम में 20,000 से भी ज्यादा जीन होते हैं और बदले सिर्फ 20। हाँ, और यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो स्रोत उठाते हैं। डरावने भेड़िए और आज के ग्रे वुल्फ में लाखों जेनेटिक अंतर थे। सिर्फ 20 जीन बदलने से आप शायद बाहरी रूप, रंग, आकार या हड्डी की बनावट बदल सकते हैं। लेकिन उनका व्यवहार, जैसे वो झुंड में कैसे रहते थे या शिकार कैसे करते थे। हाँ, वो सब बहुत जटिल चीजें हैं। वो सिर्फ जीन पर निर्भर नहीं करती, उसमें पर्यावरण का, सीखी हुई बातों का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्रोत में एक कार का उदाहरण दिया है, वो मुझे काफी सही लगा। कौन सा उदाहरण? कि जैसे आप एक टोयोटा कार को पेंट करके कुछ पार्ट्स बदल के 1960 की मस्टैंग जैसा दिखाने की कोशिश करें। हाँ। दिखने में शायद लग भी जाए थोड़ी बहुत, हम्म, पर अंदर से तो वो टोयोटा ही रहेगी ना। असली विंटेज मस्टैंग नहीं बन जाएगी। समझ गए। ये अच्छा उदाहरण है, पर इसमें सिर्फ वैज्ञानिक सीमाएं ही नहीं है। स्रोतों में सुरक्षा और नैतिक चिंताओं का भी काफी जिक्र है। जी बिल्कुल है। जैसे ये जो पिल्ले हैं, क्या ये लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे? क्रिस्पर एडिटिंग के कभी-कभी ऑफ टारगेट इफेक्ट्स भी तो हो सकते हैं। मतलब कहीं और अनचाहे बदलाव। हाँ, ये एक जोखिम है। तकनीक बेहतर हो रही है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और फिर सरोगेट कुत्तों का कल्याण,
ये प्रक्रिया उनके लिए कितनी सही है, कितनी नैतिक है। और कुछ लोग तो इसे सीधे सीधे भगवान की भूमिका निभाने जैसा भी देखते हैं। वो बहस तो हमेशा रहती है ऐसी तकनीकों के साथ, लेकिन इसके अलावा बड़े पैमाने पर देखें तो पारिस्थितिक जोखिम भी हैं। इकोलॉजिकल रिस्क वो कैसे? देखिए, अगर कभी इन हाइब्रिड भेड़ियों को जंगल में छोड़ा गया, हालांकि कोलोसल ने ऐसा कोई प्लान अभी बताया नहीं है, तो ये मौजूदा इकोसिस्टम पर क्या असर डालेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये वहां के शिकारियों से मुकाबला करेंगे, उन्हें हटा देंगे, शिकार का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकते हैं? और ये भी सोचिए, डरावने भेड़ियों का जो माहौल था हिमयुग का, वो तो अब है नहीं। सही बात है। तो क्या ये हाइब्रिड आज के माहौल में ढल पाएंगे, या कहीं ये खुद एक मुसीबत न बन जाएं, एक आक्रामक प्रजाति की तरह? या फिर जंगली भेड़ियों के साथ ब्रीड करके उनके जीन पूल को हमेशा के लिए बदल दें? ये भी एक संभावना है। बहुत सारे अज्ञात हैं इसमें। और एक और बात जो स्रोतों में कही गई है, संसाधनों की, मतलब इतना पैसा, इतना ध्यान इन हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर लग रहा है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे उन प्रजातियों के संरक्षण से ध्यान हट रहा हो जो आज सच में खतरे में है, जैसे रेडवुल वगैरह? ये संरक्षण जगत में एक बहुत बड़ी बहस है कि हमें अपनी ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाने चाहिए, जो अभी हैं उन्हें बचाने में, या जो चले गए उन्हें वापस लाने की कोशिश में। और जहां तक जुरासिक पार्क की बात है, वो कितना संभव है? देखिए, स्रोत तो साफ कहते हैं कि डायनासोर वाली बात तो अभी बहुत दूर है। उनका डीएनए लाखों साल में पूरी तरह खत्म हो चुका है। अच्छा। जो प्रजातियां हाल ही में विलुप्त हुई हैं, उनके लिए भी पूरा अच्छी क्वालिटी का जीनोम मिलना, फिर एक सही सरोगेट मां ढूंढना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। तो हम प्रॉक्सी बना सकते हैं शायद, असली चीज वापस लाना अभी तो नहीं। लेकिन तकनीक तो लगातार बढ़ रही है। सिंथेटिक गर्भ, एआई से जीनोम डिजाइन, शायद भविष्य में कुछ बदल जाए। हाँ, भविष्य के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी की हकीकत यही है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या समझ आता है? कोलोसल का ये काम कोई टाइम मशीन जैसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विज्ञान को लेकर हमारी जो उम्मीदें हैं, जो डर हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, शायद उनको दिखाता है। हम अतीत को शायद वैसे का वैसा वापस नहीं ला रहे, पर उससे प्रेरणा लेकर एक नया भविष्य जरूर बना रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि ये भविष्य सोच समझकर बनाया जाए, नैतिक गाइडलाइंस के साथ। हमारा ध्यान सिर्फ प्रकृति को बदलने पर नहीं, बल्कि उसके साथ जीने पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें कानूनी सवाल भी होंगे, मालिकाना हक, पेटेंट, नियमन। जी, वो सब भी आएगा। शायद आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हमें ये करना चाहिए। सही कहा। और ये उस प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहता है, जो अभी हमारे पास है, जिसे हमें बचाना है। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।